गुड मॉर्निंग बच्चों। आज शुरू करेंगे हम लोग द्विघात समीकरण। तो जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, कंटेंट हमने लिख दिए हैं। सबसे पहले परिभाषा इसकी पढ़ेंगे, फिर द्विघात समीकरण के हल, मूल या शून्य क्या होते हैं, तीनों एक ही चीजें हैं। फिर हल ज्ञात कैसे करते हैं बच्चों, 3 मेथड हैं उसके, उन पे डिस्कशन होगा। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, और द्विघाती सूत्र, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। उसके बाद जो इसके हल या मूल आएंगे उनकी प्रकृति के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रकृति का अर्थ है कि मूल वास्तविक हैं या आभासी, समान है कि असमान, इन सब बिंदुओं पर हम लोग चलेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पढ़ते हैं परिभाषा। तो परिभाषा इसके नाम में ही छुपी हुई है। द्विघात समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, वो कहलाता है द्विघात समीकरण। जैसे मान लीजिए एक समीकरण लिखा हुआ है x² धन 4x धन 5 और बराबर 0। ये बच्चों एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण में सबसे अधिक घात कितनी है, 2, और ये 2 घात वाला समीकरण है, इसलिए इसको हमने कह दिया द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण अगर हम मान लीजिए यहां से 5 को हटा दें तब भी बच्चों ये द्विघात समीकरण ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल इसकी घात 2 है। अगर हम 4x को भी हटा दें तो भी ये द्विघात समीकरण ही रहेगा बच्चों, क्योंकि इसकी घात 2 है। मगर अगर मान लीजिए लिखा हुआ था 4x धन 5 और हम x² को हटा दें, अब ये एक घात वाला समीकरण बन गया, अब ये द्विघात वाला समीकरण नहीं है। तो मतलब ये है बच्चों कि यहां पर अगर हम देखें तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पे हमने इस वाले पद को हटाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हटाने का मतलब क्या है कि x का गुणांक 0 हो जाए। कांस्टेंट को हटाने का मतलब क्या है, कांस्टेंट 0 हो जाए। अर्थात b और c तो 0 हो सकते हैं, मगर हमने कहा था x² वाले पद को नहीं हटा सकते, अर्थात a 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर एक चीज और जोड़ देंगे कि जहां पर a b c, ऐसे लिख देंगे कि जहां a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, या ऐसे लिख दीजिए वास्तविक संख्याएं हैं। a b c जहां पर है वास्तविक संख्याएं, और साथ में a 0 के बराबर नहीं हो सकता, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी एक बढ़िया परिभाषा बन गई कि आप क्या कहेंगे, ये ऐसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं हो, a नॉट इक्वल टू 0 हो, वो कहलाता है द्विघात समीकरण। यहां पर b और c 0 हो सकते हैं, तो इसलिए हो सकता है केवल स्क्वायर वाला पद ही रहे या तीनों पद रहे। तो इस प्रकार से ये तो मोटी मोटी बात हो गई कि द्विघात समीकरण होता क्या है। पहली प्रश्नावली में बच्चों 4.1 जो है उसमें ये कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहली प्रश्नावली के पहला सवाल करते हैं जरा 4.1 का, तो थोड़ा सा और आपको आइडिया आएगा, फिर इसके बारे में और आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये तो परिभाषा की बात हो गई कि भाई द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या थी। अब एक्सरसाइज 4.1 में पहले का पहला भाग देखते हैं क्या है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, और पहला प्रश्न लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x-3। अब आपसे कह रहा है कि बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अब पहले आपको ये जब चेक करना हो कि कोई समीकरण द्विघात है कि नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रयास करना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो हमें बड़ी आसानी से ये पता चल जाएगा। तो पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab, तो मतलब 2 गुणे x गुणे 1 प्लस b², यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अंदर एंट्री करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3, 2x दोनों समान चिन्हों के हैं तो कट जाएंगे, 3 को इधर ले आइए तो x², 3 ऋण का है इस तरफ आएगा, धन का हो जाएगा 1 धन 3 4 बराबर 0। तो हमारे पास ये हल होने के बाद आ गया x² धन 4 बराबर 0। तो बच्चों इसकी घात 2 है और इसलिए लिखेंगे हम ये द्विघात समीकरण है। आपसे ये भी कहता अगर कि भाई ये द्विघात समीकरण है
तो इसको व्यापक रूप में लिखिए और ABC के मान बताइए। तो आप क्या करते हैं, ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। तो व्यापक रूप क्या होता है, देखिए जरा, व्यापक रूप अभी बताया हमने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये व्यापक रूप होता है। आपसे कहता है कि भाई इसको व्यापक रूप में लिखिए, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला पद तो है तो लिख देंगे। अब देखिए बीच वाला पद bx नहीं है तो हम x लिख देंगे और b को 0 कर देंगे, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग तो 0 ही हो जाएगा, तो प्लस 0 इंटू एक्स कर देंगे, तो ये पद आभासी रूप से आ गया, नहीं भी है भी 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस c तो लिखा ही हुआ है 4 तो लिख देंगे। अब ये तो व्यापक रूप में हो गया। अब ये कहे अगर ABC के मान बताइए, तो a का मान बच्चों क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 लिखा हुआ है, a का मान 1 हो गया, b का मान 0 हो गया और बच्चों c का मान हो गया 4। तो बड़ा बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया द्विघात समीकरण था ये पहली बात। ये हमने एक्स्ट्रा आपको बताया कि व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें लिखना, तो इस तरह से आपने लिख दिया इसको। अगर कोई टर्म नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे, 0 के गुणांक के साथ लिख देंगे। उसके बाद ABC के मान आपने सीख लिए। एक सवाल और कर लेते हैं इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसमें कोई सवाल करा जाए, दूसरा या तीसरा, दूसरा भाग या तीसरा भाग चलिए कर लेते हैं। अच्छा, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपको। इसी का 1-2 भाग और कर लेते हैं, उसके बाद फिर 4.2 में आगे बढ़ जाएंगे, बाकी प्रश्न आपको गृह कार्य में दे देंगे। तो पहले का मान लीजिए हम पहला कर लिया है, तीसरा कर लेते हैं। और तो तीसरे में बच्चों क्या कह रहा है, देखिए जरा, x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 1 एक ब्रैकेट में है, फिर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, और उसके बाद है x माइनस 1 x प्लस 3। आपसे कह रहा है भाई बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जल्दी से इसको पहले सॉल्व आउट कर लेते हैं फटाफट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 2x और माइनस का 3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले पद जब पक्षांतर करेंगे तो कट जाएंगे, क्योंकि समान चिन्ह हो गए, जब एक तरफ लाएंगे तो विपरीत चिन्ह के बदल जाएंगे। अब माइनस का x है, इधर ले आइए तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 3 इधर ले आइए, प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 3x और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, इस समीकरण की घात कितनी है, इस समीकरण की हल करने के पश्चात घात आई है 1, तो हम लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऊपर वाले प्रश्न में लिख दीजिएगा द्विघात समीकरण है। तो बाकी वाले प्रश्न भी अब आप इसी तरह कर लेंगे, आप हल कर लेंगे, और हल करने के बाद लास्ट में जो समीकरण आएगा उसको देख के आप डिसाइड करेंगे कि जो दिया गया समीकरण है वो द्विघात है अथवा नहीं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। कुछ यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, स्थितियां दी गई हैं इबारत के रूप में, भाषा के रूप में, और अब आपसे कह रहा है कि इसको जरा द्विघाती समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसका ही बड़ा यूज होगा आगे भी। तो दूसरे का पहला भाग जरा पढ़ते हैं क्या है धैर्य के साथ, तब आगे करने में इसको और आनंद आएगा। तो दूसरे का पहला भाग कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। सुनते जाइएगा, और अगर पेन कलम हो तो, कलम कॉपी हो तो लिख भी लीजिएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। उसके बाद इसने बोला क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई किस पे निर्भर कर रही है, चौड़ाई पे। बाद वाला हमेशा मानते हैं हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे खाली हमें अभी इसको क्या करना है कि एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, समीकरण हल करना अभी हम आगे सीखेंगे। तो देखिए जरा, यहाँ पर डिपेंडेंसी किस में है, कौन किस पे निर्भर कर रहा है, ये देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अच्छा, ये आपको एक कमजोर तो नहीं कहना चाहिए, ये एक ट्रिक बताते हैं बढ़िया, जिसको दिमाग जिसका कम यूज हो रहा हो, लग रहा हो, उसके लिए है कि अगर सेंटेंस में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसको x मानना है,
तो जिन दो चीजों की बात करी जा रही है, बाद वाले को हमेशा आप x मानिए। कई बच्चे ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सर लंबाई को x माने कि चौड़ाई को माने। तो इसमें जब भी आपको कंफ्यूजन लगे, हालांकि कंफ्यूजन जैसी कोई स्थिति है नहीं, साफ साफ लिखा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो कई बच्चे लंबाई को x मान लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है फिर आगे जाके प्रश्न। यहाँ पे हमेशा लंबाई और चौड़ाई में देखिए सेंटेंस आप पढ़िए ध्यान से, कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मतलब लंबाई किस पे निर्भर कर रही है? चौड़ाई पे। या बाद में कौन आया है? चौड़ाई। तो आप चौड़ाई को x मान लीजिए। तो यहां पे लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो जब चौड़ाई x मीटर है तो फिर देयरफॉर अतः लंबाई कितनी हो जाएगी? देखिए क्या कह रहा है, आप शर्त को पढ़िए ध्यान से। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई x है, इसका दुगना हो गया 2x और इससे एक अधिक, तो लंबाई हो गई 2x धन 1 मीटर। चौड़ाई x मीटर है, लंबाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई हो गई 2x और उसका दुगना से एक अधिक। अब क्षेत्रफल दिया ही गया है तो सीधे सीधे आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पे वास्तविक रूप से दिया गया है 528 वर्ग मीटर। तो बस हम क्या कर देंगे, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। इसका क्या मतलब है, ये क्षेत्रफल तो वास्तविक रूप में दिया गया है और लंबाई चौड़ाई का गुणा करके जो क्षेत्रफल आएगा वो भी तो इसी को व्यक्त करेगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। तो लंबाई कितनी है बच्चों? x गुणे चौड़ाई कितनी है? 2x धन 1 बराबर 528। x का अंदर गुणा करेंगे, x का 2x में गुणा किया 2x की घात 2, x का 1 में गुणा किया x बराबर 528। और इसको व्यापक रूप में लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा, 2x की घात 2 धन x ऋण 528 बराबर 0। तो इस प्रकार से आप क्या करा आपने, इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा एक और है, वो भी कर डालते हैं जरा। कह रहा है अगला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। ये भी क्रमागत पूर्णांक में क्या करेंगे, क्रमागत सम पूर्णांक में क्या करेंगे और क्रमागत विषम पूर्णांक में क्या करेंगे, इसको देखेंगे जरा। यहां पर दूसरे का दूसरा में कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो देखिए जरा धन पूर्णांक कहां से शुरू होंगे, क्रमागत धन पूर्णांक मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से पूर्णांक लिखे हुए धन पूर्णांक। अब क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले, 1 से 2 कैसे आया है, 1 जोड़ने पे, 2 से 3 कैसे आया है, 1 जोड़ने पे, 3 से 4 कैसे आया है, 1 जोड़ने पे, 4 से 5 कैसे आया है, 1 जोड़ने पे। तो ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो भी क्रमागत धन पूर्णांक होंगे उनमें से हर एक क्रमागत धन पूर्णांक आगे आने वाले क्रमागत धन पूर्णांक में 1 का अंतर है। मतलब पीछे वाला आगे वाले से 1 कम है या आगे वाला पीछे वाले से 1 ज्यादा है। तो यहां पे हमें नहीं मालूम कौन से दो हैं, तो रैंडमली आपने ले लिया, एक x ले लेंगे तो आगे वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों का गुणनफल जो दिया गया है वो कर देंगे, आप गुणा करके इन दोनों को बराबर कर देंगे 306 के, और वही हमारा उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया था कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इसका हल हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ये ऊपर समझाने के लिए लिखा था हमने। तो लिखेंगे माना प्रथम पूर्णांक बराबर x व द्वितीय पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत धन पूर्णांक है। अब प्रश्नानुसार इनका गुणनफल x गुणे x धन 1 बराबर इनका गुणनफल प्रश्न में कहा गया है 306। तो बराबर कर देंगे इसको 306 के, x का अंदर गुणा करेंगे x की घात 2, x का 1 में गुणा करेंगे x बराबर 306, व्यापक रूप में लिख देंगे x की घात 2 धन x ऋण 306 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब हम आपसे जो बताना चाह रहे थे वो ये बात थी कि भाई अगर केवल क्रमागत धन पूर्णांक कहा गया हो तो आप लेंगे x प्लस 1। अब अगर आपसे कहा जाए कि क्रमागत सम धन पूर्णांक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं,
अब वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे कहा गया कि क्रमागत समधन पूर्णांक है, अभी तो क्रमागत की बात हो गई, तीनों अच्छा लिख देते हैं, हिंट भी आपके लिए हो जाएगी। अगर क्रमागत धन पूर्णांक है तो क्या मानना है हम आपको बता चुके हैं। अगर क्रमागत सम धन पूर्णांक है तो क्या मानेंगे, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। और उसी प्रकार से तीन ही प्रकार के प्रश्न बच्चों बनेंगे क्रमागत वाले में। तो ये आपने अगर अभी देख लिया तो क्रमागत वाले से फिर आपका पीछा छूट जाएगा, आप तुरंत सीख जाएंगे। अगर क्रमागत विषम धन पूर्णांक हैं तो क्या करेंगे। तो क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4, अर्थात एक एक का गैप है। तो पहला वाला आपको नहीं मालूम तो पहला x हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, अगला x प्लस 2 हो जाएगा। हर पीछे वाले में एक जोड़ने को आ रहा है, एंड सो ऑन। जितने कहेगा 2 3 4 आप उतने मान सकते हैं। हालांकि 2 ही कहता है मैक्सिमम, इससे आगे नहीं बढ़ता। बहुत ज्यादा कभी कभार आ जाएगा तो 3, वो भी 3 घात वाले समीकरण बन जाएगा तब, अगर गुणा करना होगा तो। उसके बाद क्रमागत समधन पूर्णांक। तो समधन पूर्णांक क्या है, देखिए 2 4 6 8 एंड सो ऑन। 2 से 4 में गए, 2 जोड़ा। 4 से 6 कैसे आया, 2 जोड़ने पे। 6 से 8 कैसे आया, 2 जोड़ने पे। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। अगला अगर समधन पूर्णांक चाहिए तो 2 जोड़ देंगे, पिछला चाहिए तो 2 घटा देंगे। तो यहां पर हम पहला अगर समधन पूर्णांक x मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 4, चौथा क्या हो जाएगा, x प्लस 6, इसी प्रकार से आगे। अब जैसे प्रश्न आया, इसी प्रश्न में यह कहता कि अगर 2 क्रमागत समधन पूर्णांकों का गुणनफल, मान लीजिए कुछ भी बोल देता, 500 600 जो भी आता, तो आप क्या करते कि पहला धन पूर्णांक x मानते, दूसरा x प्लस 2 मानते, दोनों को गुणा करके गुणनफल के बराबर कर देते तो काम बन जाता आपका। अब बात करेंगे क्रमागत विषम धन पूर्णांक में। तो विषम धन पूर्णांक में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1 3 5 7, इस प्रकार से विषम धन पूर्णांक चल रहे हैं। तो यहां पर देखिए सम पूर्णांक और विषम पूर्णांकों में एक समानता है। वो समानता क्या है, देखिए जरा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, इसी प्रकार आगे। अर्थात सम पूर्णांकों में भी 2 का अंतर होता है और विषम पूर्णांकों में भी 2 का ही अंतर होता है। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को। चाहे वो सम पूर्णांक हो, 2 का गैप होता है, अंतर 2 का होता है। वैसे तो सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है, विषम संख्याएं वो है जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती। मगर अगर एक सीरीज लिखी हुई है सम पूर्णांकों की और विषम पूर्णांकों की, तो दोनों में एक समानता है कि अगला सम पूर्णांक 2 जोड़ने पे आएगा, अगला विषम पूर्णांक भी 2 जोड़ने पे आएगा। तो इनमें कोई अंतर नहीं है मानने में भी। यहां पर पहला विषम पूर्णांक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2, अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 4 एंड सो ऑन। अब कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर ये x प्लस 2 x प्लस 4 कैसे आ गया। यहां पे जो पहला वाला है वो सम है। तो जैसे मान लीजिए पहला वाला चूज कर लिया 4, तो 4 में 2 जोड़ोगे 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ोगे 8 आ जाएगा। यहां पर पहला वाला जो धन पूर्णांक हमने माना है ये विषम है बच्चों, ये अपने दिमाग में बैठा लिए जरा। ये क्या है, विषम। जैसे मान लीजिए हमने इसमें 5 चूज कर लिया तो 5 में 2 जोड़ने पे तो 7 आएगा, यार 5 होगा किसी उत्तर प्रश्न में, तो 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7 में और आगे 4 जोड़ोगे 9 आ जाएगा। सॉरी, 7 में 2 जोड़ोगे 9 आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें लेके चल रहे हैं, इस पिछले वाले में 2 जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे सम पूर्णांक हो चाहे विषम पूर्णांक हो, आपको x प्लस 2 लेना है। केवल क्रमागत कहा जाएगा तो x प्लस 1, इसी प्रकार से आपको बच्चों आगे बढ़ना है। अब इसके आगे वाले जो 2 प्रश्न हैं वो आपको हम गृह कार्य में दिए दे रहे हैं। 4.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, तो अब इस 4.1 एक्सरसाइज को आप लोग करेंगे और जो समस्या आएगी वो हमसे मैसेज में पूछेंगे। तो जो बाकी बच्चे के प्रश्न हैं आपको नहीं समझ में आएंगे तो ये भी हम बता देंगे। तो अभी तो हम लोगों का काम कहां तक हो गया है, परिभाषा भी हो गई, परिभाषा ही अभी हो पाई है और हम लोगों ने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप सीखा। अगर स्टेटमेंट दिए हो तो द्विघात समीकरण को बच्चों बनाना भी हमने सीख लिया है, कैसे द्विघात समीकरण एक बनाया जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ध्यान से आप इसको कई बार देखेंगे। इसमें पढ़ने के ये भी फायदे हैं कि अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है
या कोई चीज़, तो आप उसको दोबारा रिवाइज करके भी देख सकते हैं, तो ऐसा करा भी करिए तो और अच्छा रहेगा। चलिए बच्चों, धन्यवाद, बाकी अगले वीडियो में बात होगी।